तो दोस्तों, आज हम लोग जो है यहाँ पे लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है क्या, नक्सलिज़म है क्या। जो टर्म नक्सल है, ये नक्सलबारी जो कि डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, 1967 में वहाँ से ये टर्म निकला। इसमें जो मुख्य रूप से जो लीडर थे वो चारू मजूमदार थे, कानू सन्याल थे, जंगल संथाल थे। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि स्टेट को डिस्टेबलाइज करना, और वो काम ये अपने गुरिल्ला ग्रुप से के हेल्प से करते थे। ये आप देख सकते हैं, चारू मजूमदार हैं, ये कानू सान्याल हैं, ये आपके जंगल संथाल हैं। गुरिल्ला वारफेयर, अक्सर आप गुरिल्ला वारफेयर के बारे में सुने होंगे। तो गुरिल्ला वारफेयर मुख्य रूप से ये होता है कि कहीं भी छुप के और अचानक से, जैसे जंगलों में छुप के और अचानक से जो है हमला करना अपने अपोनेंट पे, ये होता है गुरिल्ला वारफेयर। नक्सलाइट जो है यह एक फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कि अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये माओ जेडोंग के टीचिंग से, उनके टीचिंग से जो है ये लोग अपना लाते हैं। और इन जो 1970 से ही लगभग ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनका ये कहना था कि नक्सलिज़म जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो सबसे बड़ा यदि कोई थ्रेट है तो वो है नक्सलिज़म। यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड क्या है नक्सलिज़म का, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का। तो यदि हम आइडियोलॉजिकल बेसिस पे देखेंगे तो इसमें जो है वायलेंट मूवमेंट होते रहते हैं, और ये इनकी जो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कार्ल मार्क्स या फ्रेडरिक एंगल्स के आइडियोलॉजी से जो है ये उस चीज़ को लाते हैं, जिसको कम्युनिज़म या मार्क्सिज़म बोलते हैं। बाद में इस आइडियोलॉजी को व्लादिमीर लेनिन या माओ जेडोंग के द्वारा भी इस चीज़ को सपोर्ट किया गया। आप इसमें देखेंगे मुख्य रूप से यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे कि जो भी सोशल रिलेशन है या स्टेट का जो स्ट्रक्चर है, इनका ये मानना है कि ये एलिटिस्ट के हाथों में है, मतलब जो संपन्न लोग हैं उनके हाथों में है, और ये चीज़ एक्सप्लॉइट करती है, एक्सप्लॉइटेटिव है। तो इसलिए इनका ये मानना है कि चेंज लाना पड़ेगा, और चेंज जो है केवल रेवोल्यूशन से ही पॉसिबल है। उसके लिए ये जो है वायलेंट रेवोल्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वायलेंट रेवोल्यूशन से ही इस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म किया जा सकता है। ये हमेशा इस बात का एडवोकेट करते हैं कि कैपिटलिस्ट जो बुर्जुआ हैं उनको जो है इनको हटाना है, और वो भी किस तरीके से, वायलेंट क्लास स्ट्रगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो माओइज़्म की डॉक्ट्रिन है उसमें आर्म्ड इंसर्जेंसी है, मास मोबिलाइजेशन है, स्ट्रेटजिक अलायंसेस हैं। ये जो है वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, इसीलिए इनके जो नियम कानून हैं उसमें आर्म्स को, मतलब बंदूक, हथियार को रखना ज़रूरी है। ये नॉन निगोशिएबल है इनके उसमें। तो इसलिए जो है वायलेंट मीन्स का ये हमेशा उपयोग करते हैं। इनका ये मानना है कि जो इंडस्ट्रियल और रूरल डिवाइड है, मतलब जो एक औद्योगिकरण जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे विकास हो गया है, और एक जो ग्रामीण इलाका है, वो वही मुख्य कारण है डिवीज़न का, और वही मुख्य कारण है एक्सप्लॉइटेशन का, और जिसके चलते जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लोग जो है फ्री मार्केट की जो आइडियोलॉजी है, जिसमें मार्केट सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि किसी भी चीज़ का डिमांड क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीज़ें फ्री मार्केट पे छोड़ दिया था। इस चीज़ को जो है ये अपोज करते हैं। इनका ये मानना है ये सारी चीज़ें जो स्टेट गौर करे और स्टेट डिसाइड करे। सोशलिज्म इनका मुख्य रूप से आइडिया है कि उस आधार पर चीज़ें चले। देखिए, ये इनका मुख्य कथन है, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, मतलब जो है बंदूक के नली से ही पॉलिटिकल पावर प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, और उसके लिए मास इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, क्योंकि लोअर क्लास का एक्सप्लॉइटेशन होता है सोसाइटी में इनके हिसाब से, और वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं होता ही है। तो इसलिए मास इन्वॉल्वमेंट चाहिए लोअर क्लास का, तभी जो है ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माओइज़्म अब जो है एक आइडियोलॉजी बन के ही केवल नहीं रह गया है, अब ये फियर साइकोसिस लोगों में क्रिएट करता है, ताकि ये बता सके कि जो है डेमोक्रेसी को डिनाई करता है। डेवलपमेंट फियर साइकोसिस क्रिएट करके ये भी बताते हैं कि एक डेमोक्रेसी को हटाते हैं वहाँ से, और एक ट्राइबल को के डेवलपमेंट को भी वहाँ पे अवरुद्ध उत्पन्न होता है इस चीज़ से।
जो नक्सलाइट एजेंडा होता है, इनका ये लक्ष्य नहीं होता है कि राज्य से जो इंडियन यूनियन है उससे अलग होना नहीं होता है इनका लक्ष्य, बल्कि इनका ये है कि एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ देयर ओन, मतलब खुद का एक वहाँ पे खुद का सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ये बनाना चाहते हैं। और उसके बाद से जो है ये पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना चाहते हैं, और वो भी किस रूप से, आर्म्ड स्ट्रगल करके। और उसके बाद से ये वहाँ पे जो पीपल्स गवर्नमेंट है, मतलब लोगों की सत्ता है, उसको ये इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आइए यहाँ पे हम देखें कि जो नक्सलिज्म है उसके क्या क्या फेजेस होते हैं, किस रूप से जो है कैसे कैसे नक्सलिज्म आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रिपरेटरी फेज है। तो प्रिपरेटरी फेज में मुख्य रूप से हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं या उन महत्वपूर्ण पब्लिक इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे कि मास मोबिलाइजेशन हो सके। उन मुद्दों, समाज के किसी उस मुद्दे को चयन करना जिससे कि ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, ज़्यादा लोग शोषित हैं, उन सारे मुद्दों को उठा के उसके आधार पे ये जो जन भागीदारी का कॉन्सेप्ट होता है उसी तरीके से मास मोबिलाइजेशन एक कराते हैं। फिर देखिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव फेज में क्या होता है कि ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कभी कभी जो है मोबिलाइज कराते हैं लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो कि वहाँ के जो लोकल इश्यूज होता है उसके आधार पे मास मोबिलाइजेशन कराते हैं, वो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से। गुरिल्ला फेज आपको बताया है कि वह एक वायलेंट वारफेयर होता है। फिर जो है लिबरेटेड, ये सारी चीज़ें ऐसे बढ़ते बढ़ते लिबरेटेड फेज आती है जिसमें जो है ये लोगों की गवर्नमेंट, लोगों की सत्ता ही स्थापित करते हैं। फिर जो है बेस फेज, ये आप देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया कैसे हुआ। नक्सलिज्म का जो हमारा पहला स्टेज है ये आप देख सकते हैं मई 1967 में हुआ। 3 पुलिस स्टेशनों में जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ, जिसमें नक्सलबारी, खोराबारी और जो है फांसी देवा। प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो सकती है लेकिन आप स्पेलिंग देख सकते हैं। 1967 में ये चीज़ शुरू हुई और उसी समय स्थापना हुई ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जिसकी 4 आइडियोलॉजिकल एम थे, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोटेक्टेड पीपल वार है इसको स्टार्ट करना है माओ के टीचिंग के आधार पे, गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स को अडॉप्ट करना है, रूरल रेवोल्यूशनरी बेस गाँव में स्थापित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रेवोल्यूशन का काम है उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गांव में होना चाहिए, गांव के एरिया में होना चाहिए, और सिटीज़ को बढ़िया तरीके से घेरे सभी तरीके से। ये जो है AICCR जहाँ पे जो आप देखें वही जो स्थापना हुआ था। फिर इसको CPIML 1969 में इसको स्थापना हुई थी। नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश में फैल गया था। जो मेन इसके फॉलोअर्स थे, जो लोग इसमें शामिल होने वाले थे, पीजेंट्स मतलब किसान, आदिवासी, ट्राइबल, और ये वो लोग थे जो अक्सर जो है किसी न किसी रूप से भेदभाव इनके साथ हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हुआ था इनका स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसलिए जो है ये लोग इसके मुख्य फॉलोअर्स बने थे। इसमें देखेंगे कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि इस आइडियोलॉजी की तरफ काफ़ी खास अट्रैक्ट हुए, वो लोग भी, अनएम्प्लॉयड यूथ भी इसमें शामिल हुए। जो मेजर नक्सलिज्म का जो इनको धक्का पहुंचा था, नक्सलिज्म एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा कम हुआ, वो जो है इमरजेंसी पीरियड में हुआ। बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसमें जो सेकेंड स्टेज आप देख रहे हैं, सेकेंड स्टेज जो है दोबारा फिर से उठा और ये पहले वाले से भी मोर वायलेंट फॉर्म में था। इसमें जो इसका बेस था और वाइड हो गया था, न्यू एरिया जुड़ गए थे। CPIML जो है मॉइस्ट लिल, इसको जो है पीपल्स वार ग्रुप में चेंज कर दिया गया था 1980 में। बेस इसका आंध्र प्रदेश था।
जिसको जो है ये पीपल्स वार ग्रुप को बैन कर दिया गया 1992 में आंध्र गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद से साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया ये जो है बिहार में बहुत मजबूत हुआ और एक लार्ज स्केल पे अटैक किया इन्होंने लैंडलॉर्ड्स पे और अपर कास्ट पे जो है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बहुत सारे देश के हिस्सों में बढ़ती गई। थर्ड स्टेज में आप देखेंगे 2004 में ये दोनों ग्रुप मर्ज हो गए, CPIM बन गए, CPI माओइस्ट, जो मेजर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक तरीके से उभर के आया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था बहुत सारे वायलेंस के लिए, किलिंग के लिए, सिविल किलिंग्स जो हुई थी सिविलियंस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, इस सब के लिए इस CPIM रिस्पॉन्सिबल था। और इसको जो है शेड्यूल ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन UAPA के साथ साथ इसको जो है इसमें डाल दिया गया। फिर आप देखेंगे कि जो कि मिनरल रिच रीजन है ईस्टर्न इंडिया में, अगर वहाँ पे कोई बैरियर बना है डेवलपमेंट का तो उसका कार्ड है रेड कॉरिडोर। नक्सल इन्फ्लुएंस जो था तिरुपति से पशुपति, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, पशुपति नेपाल में है, आपको ये पता ही है। ये है रेड टेरर का जो है, जो इनका ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रेड कॉरिडोर के रूप में एक तरीके से जाना जाता है। कब कौन सी घटना, ये डाटा 2021 तक का है, ये आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी इंसिडेंट हुई, कितना डेथ हुई, ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। दंडकारण्य रीजन जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश को दंडकारण्य रीजन में आते हैं। नक्सल जो है एक हमेशा पैरेलल गवर्नमेंट रन करते हैं, एक पैरेलल जुडिशरी रन करते हैं ताकि वो लोग जो है खुद ही वहाँ पे न्याय कर पाएँ, वो सारी चीज़ें कर पाएँ। गोल्डन कॉरिडोर भी आप जानते होंगे, इसका जो स्ट्रेच है ये अहमदाबाद से है, पुणे टू अहमदाबाद, ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं ईयर बाय ईयर, इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2000 में, फिर बाकी चीज़ें, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। जो लेटेस्ट है 2025 में यहाँ पे 58, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। टोटल इतना ये आप चीज़ें देख सकते हैं। पार्टी स्ट्रक्चर यदि हम इनका देखें तो पहला सबसे ऊपर पोलित ब्यूरो, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, जिसमें सेंट्रल कमेटी होती है, स्टेट कम्युनिटी होती है, स्पेशल एरिया कम्युनिटी होती है, रीजनल कम्युनिटी होती है, फिर उसके नीचे डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कमेटी, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया कमेटी। इस प्रकार से जो है ये लोग ऑपरेट करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। इनके जो 3 फोर्स होती है, एक तो बेसिक फोर्स, सेकेंडरी फोर्स और मेन फोर्स। बेसिक फोर्स का काम वो होता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको इकट्ठा करना, ये लोग जो है उनको इकट्ठा करते हैं। फिर जो सेकेंडरी फोर्स होती है वो एरिया कमेटी प्लस गोरिल्ला स्क्वाड्स, उनको देखभाल, उनका संगठन तैयार करना इनका होता है। जो मेन फोर्स होता है वो एक तरीके से पलटन होता है, आर्म फोर्स की तरह होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं जन मिलिशिया। जन मिलिशिया मतलब लोगों की जो फोर्स होती है, आम जनता की जो फोर्स होती है, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ रहता है, वो लोग इसमें शामिल होते हैं। और इसमें 40 से 50% वुमेन का जो टोटल कैडर होता है वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब सोचिए महिलाओं की भी भागीदारी इसमें है। इस लेवल का एक्सप्लॉयटेशन या इस लेवल पे जो है नक्सल के द्वारा उनका माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। महाराष्ट्र पुलिस जो है ने इस अर्बन नक्सलिज्म को बोला है कि ये कोई ओवरनाइट फिनोमेना नहीं है, जबकि ये एक इलेबोरेट स्ट्रेटजी है और ये धीरे धीरे बढ़ा है। अर्बन नक्सलिज्म में आप मुख्य रूप से देखेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या फिर जो है प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में, या फिर जो है कोई जॉब वाला है, कोई अच्छा प्रोफाइल का किसी भी सेक्टर में है, तो ये लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो अर्बन नक्सल की स्ट्रेटजी है, इसमें सबसे पहले ये लोग मोबिलाइज करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स और पुअर को, क्योंकि दोनों जो है वर्किंग क्लास है, एक सताया हुआ है, एक वर्किंग क्लास है, तो यहाँ पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है। फिर यह एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर क्रिएट करते हैं, फिर एक टैक्टिकल यूनिट क्रिएट करते हैं। इनके जैसे किसी देश की मिलिट्री के पास सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, टैक्टिकल ग्रुप है
एक जो है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, वैसे ये लोग भी सारा काम करते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल ग्रुप बनाते हैं। फिर जो है स्टूडेंट्स को, मिडिल क्लास को, एम्प्लॉयज़ को, ये इनको सबको इन्वॉल्व करते हैं अपने ग्रुप में, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और ये सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ये ग्रुप जो है और मजबूत होता है और इनका ब्रेन वॉश इनके लिए करना आसान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ रहता है या कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत असंतुष्ट रहते हैं। उसमें कुछ कभी कभी कुछ कार्य गवर्नमेंट की होती है, कभी कभी ये नक्सल लोग खुद ही जो है उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, तो ये कारण होता है। फिर इंटेलेक्चुअल्स में वुमेन को इंक्लूड करते हैं, दलित को इंक्लूड करते हैं, फिर इसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भी ये इंक्लूड करते हैं। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में बहुत सारे शहरों में एक्टिव है। आइए हम वे फॉरवर्ड पे देखते हैं कि वे फॉरवर्ड इस चीज़ का क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है। पहली चीज़ तो इनिशिएट लीगल एक्शन। जो भी माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन, विधिक कार्रवाई आवश्यकता है। फिर एक सेपरेट बजट होनी चाहिए। जो भी माओइस्ट इशू है, नक्सल वाली जो भी इशू है, उसको टैकल करने के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट का बजट होना चाहिए इन सारी चीज़ों को। फिर जो है ऐसे एकेडमिशियन को फाइंड आउट करना या एक्टिविस्ट को फाइंड आउट करना जो कि इस प्रकार की आइडियोलॉजी को मतलब प्रोपेगेट करते हैं, फैलाते हैं, और इस चीज़ को जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उसका जो है समाधान निकालें, उस इश्यू को एड्रेस करें सिस्टमेटिक तरीके से और लगातार एफर्ट, परसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ। आइए हम देखते हैं कि लिंक विद अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन कंट्रीज़, चूँकि इसमें बाहरी ताकतों का भी इन्वॉल्वमेंट होता ही है, देश की आंतरिक गतिविधि है तो बाहरी ताकतों का भी इसमें भरपूर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो है CPIM जो कि एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विदेशों में अपना नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ग्रुप या म्यांमार हो, मणिपुर हो, या जो नागालैंड में NSCN हो, IM मुहिबा हो या खैपलांग हो, इन सारे लोगों से जो है, या जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे लोगों से ये अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल लिंकेज भी ये करते हैं। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस से, टर्की से ये लोग अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में और बहुत ही ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग लिंकेज हैं वहाँ पे। अब ये यदि आइए हम देखेंगे कि जो इनके फंडिंग के सोर्स हैं या लिंकेज हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम से, वो क्या है, कैसे ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, क्या तरीका है इनको पैसा इकट्ठा करने का। तो सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, मतलब फिरौती। फिर जो है कॉरपोरेट कंपनी से फिरौती। फिर ये लोग जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो कि एलिट ग्रुप है या कॉरपोरेट लोग हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट लोग जो है, उन लोगों से ये पैसा मांगते हैं और ये बोलते हैं उनको कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी के रूप में ये लोग जो है उनसे पैसा मांगते हैं। किडनैपिंग और किलिंग करते हैं। टेरराइज रिच पीपल, मतलब जो अमीर लोग हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या किसी और बड़े पद पे हैं, उनको टेरराइज करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। जो मिनरल रिच एरिया है वहाँ पे कब्जा करते हैं और वहाँ से मिनरल सारी एक्सप्लॉइट करके उसको बेच के और वहाँ पे पैसा इकट्ठा करते हैं। ये देखिए, जो आज के समय में ट्राइबल लोग हैं उनको लगता है कि जो नक्सल लोग हैं उनके वो मसीहा हैं, लेकिन सही क्या वो सही में मसीहा हैं क्या उनके लिए? यदि हम देखें कि उनके आइडियोलॉजी से ये लगता है कि हाँ वो लोग जो है उनके राइट के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के राइट के लिए लड़ रहे हैं और वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आम जनता की सरकार जो है। लेकिन सही देखा जाए तो ये इसके काफ़ी कॉन्ट्रेरी है, काफ़ी विपरीत है। वे मुख्य रूप से पॉलिटिकल पावर अटेन करना चाहते हैं। वो जो लोकल इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, उसको एक तरीके से चारे के रूप में, उसको एक फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं ताकि अपने मूवमेंट को जो है और वो वायलेंट बना पाएँ और मोबिलाइज कर पाएँ और स्प्रेड कर पाएँ। जो कि माओइस्ट एजेंडा है इनका, जो मुख्य काम ये होता है, ये खुद ही चाहते हैं कि पॉवर्टी जीवित रहे और पॉवर्टी जीवित रहे ताकि ये अपना जो है, जो अपना इनका कार्य है उसका ये विस्तार कर सके, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकें। ये खुद चाहते हैं कि जो डेवलपमेंटल वर्क है इस चीज़ को वहाँ पे रोक दें। ये
चीज़ वहाँ के आम जनता को ये सब चीज़ों को समझना होगा कि वाकई में कारण क्या है। आइए हम देखते हैं जो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है नक्सलिज्म के लिए। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हैं जल जंगल ज़मीन, इसमें जो है लैंड सीलिंग लॉ, नॉन रेगुलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। जो डेवलपमेंट डेफिसिट, मतलब डेवलपमेंट के लेवल पे क्या क्या कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, एजुकेशन की कमी है, अच्छी हेल्थ की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, सोशल एक्सक्लूजन एलिनेशन है, ह्यूमन राइट का वायलेशन है, जीवन की डिग्निटी, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसकी डिग्निटी होनी चाहिए, उस डिग्निटी की यहाँ पे अब्यूज़ है। मेन स्ट्रीम से ये लोग डिस्कनेक्ट हैं, गवर्नमेंट से डिस्कनेक्ट हैं, गवर्नेंस के लेवल पे जो डेफिसिट है इसमें आप देखेंगे कि लैक ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है, इल ट्रेंड एंड पुअरली मोटिवेटेड पब्लिक पर्सनल है, मिस मैनेजमेंट है, काफ़ी करप्शन है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। नक्सलिज्म से लड़ना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है एक तरीके से स्टेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन 2006 में होम मिनिस्ट्री में एक सेपरेट डिवीज़न बनाया गया, नक्सल मैनेजमेंट डिवीज़न, जो कि अब इन सब चीज़ों को देख रेख करती है, और ये डी बंदोपाध्याय प्लानिंग कमीशन 2006 के तहत जो है इस चीज़ को बनाया गया था। फिर आगे आप देखेंगे कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन जो भी एससी और एसटीज़ के द्वारा वहाँ पे फेस किया गया है, तो इसके लिए जो भी वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उनका एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पाया, जिसके चलते ये सारी चीज़ें हुई। स्टेट ब्यूरोक्रेसी फेल हुई गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड करने में, जिसके चलते नक्सलिज्म और वहाँ पे फला फूला। जो भी लैंड एक्विजिशन होता है या रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होती है, पुनर्स्थापन पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं ट्राइबल फ्रेंडली नहीं रहा, जिसके चलते लोग जो है असंतुष्ट रहे। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन ग्रे हंट भी हुआ है, बस्तरिया बटालियन भी हुआ है, एंटी नेशनल ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हुई हैं। गवर्नमेंट अप्रोच क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए? पहली चीज़ तो यह है कि इनको बढ़िया से मीडिया प्लान करना पड़ेगा, रोड कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि सब लोग वहाँ पर जुड़ पाएँ, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा पुलिस फोर्स को, ताकि ट्राइब ये जो नक्सली हैं ये भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो उन सारे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पुलिस को भी मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा मॉडर्नाइजेशन पे, ताकि प्रॉपर इक्विपमेंट हो, बढ़िया टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें आएँ। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि स्पेशल ब्रांचेज जो हैं उसको, पुलिस स्टेशन को वहाँ पे उसके अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर बनाना पड़ेगा, फोर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग अच्छी होनी चाहिए, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है जो नक्सल ग्रुप है उनका क्षेत्र जो है एक राज्य से दूसरे राज्य तक उनका सीमा विस्तार होता है। कम्युनिटी पुलिसिंग, मतलब जो आम जनता है, जो लोग वहाँ पे आम रहने वाले लोग हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके वहाँ पे लेना पड़ेगा, सिविक एक्शन करना पड़ेगा, डेवलपमेंट वर्क जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट वर्क वहाँ पे करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो अभी गवर्नमेंट चलाई है उसके तहत जो है ये भी करना पड़ेगा। मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के तहत जो है सिक्योरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, उनके राइट पे, ट्राइबल राइट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जो भी उनके फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है एक तरीके से देखा जाए तो। और भी वेरियस जो स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री जन धन रोशनी स्कीम, एकलव्य मॉडल, ये सारी चीज़ें उनके इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, उनके मेन स्ट्रीम में उनको लाने के लिए ये सारी योजनाएं हैं, और तमाम गवर्नमेंट की योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं। ये सारी चीज़ें उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पर्याप्त हैं। आप ये देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो एक समाधान स्ट्रेटजी है, आइए हम समाधान को देखते हैं कैसे क्या है। यस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ये आप जान ही रहे हैं। एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, मतलब सही समय पे इंटेलिजेंस शेयर हो जाए, ये सारी चीज़ें। डैशबोर्ड होना चाहिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, या फिर जो है की रिजल्ट एरिया, ये सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी की हार्नेसिंग होनी चाहिए, एक्शन प्लान चाहिए, ये हर जगह के लिए टेलर मेड अप्रोच, मतलब हर एरिया पे जो है आप एक ही नियम नहीं लगा सकते हैं, हर एरिया की अपनी अपनी डिमांड है, तो उस आधार पे जो है एक्शन भी अलग अलग होना चाहिए।
फिर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, ये आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हार्डल्स इन डीलिंग विथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्या क्या दिक्कतें होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, क्या क्या दिक्कत है। तो आप देखेंगे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड मैन पावर है। फिर आप देखेंगे कि मेनी रेबल्स जो है वो रिक्रूटेड फ्रॉम ट्राइबल्स, मतलब हमेशा अक्सर जो है लोग ट्राइबल से रिक्रूट करते रहते हैं। इंटर स्टेट बाउंड्री जो है वो उनकी निगरानी ढंग से देख रेख नहीं हो पाती है। पुअर कोऑर्डिनेशन है पुलिस फोर्सेस के बीच में, इसके चलते होता है। ऑपरेशन ग्रे हाउंड इन आंध्र प्रदेश चलाया गया था, जिससे काफ़ी एक सफलता लगभग मिली थी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, जिसके चलते जो है रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप माओइस्ट जो है अपना कैंप रन करते हैं। वो पैसे मांगते हैं, पैसे फिरौती इकट्ठा करते हैं, फिर जो है वो अपना वर्चुअल पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। प्रोफेशनलिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे कमी है। फिर जो है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग जो है उनकी पॉलिसी है ये चीज़। फिर स्ट्रेंथ ऑफ माओइस्ट की क्या स्ट्रेंथ है, तो पहली चीज़ तो उनको पब्लिक सपोर्ट है, क्योंकि जो है ये जो लोग हैं पब्लिक जो है वही उनके आँख और कान हैं। एक चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो माओइस्ट लोग हैं वो वहाँ के टेरेन, मतलब वहाँ के जंगल से, वहाँ के ज़मीन से लोग जो है वाकिफ़ हैं कि कैसे कौन सी ट्रेन है। जब कोई पुलिस फोर्स नहीं जाएगी वहाँ पे कार्य करने के लिए तो उसको समझ ही नहीं होगा आ पाएगा कि वहाँ की ट्रेन कैसे है, कैसे काम करना है। और उनके पास इफेक्टिव नेविगेशन स्किल है रात और दिन में, क्योंकि ये लोग वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे इनका सारा काम है, तो इनको उस चीज़ का अच्छा अनुभव है। फिर आप देखेंगे कि इनकी क्रॉस कंट्री मोबिलिटी अच्छी है, टफ और एजाइल है, इनके पास हंटर इंस्टिक्ट है और ये हाईली मोटिवेटेड है। अगर इनको खून करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मार देंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। और जो है ये स्किलफुल है, जो आईडी होता है, आईडी ब्लास्ट अक्सर आप सुनते होंगे, तो ये इस चीज़ में जो है बहुत स्किल है, इनके पास महारत हासिल है इस चीज़ को बनाने में और ट्रैप करने में। और ये जो भी पुलिस से हड़प होती है, आर्म्ड फोर्सेस से जब भी हड़प होती है, तो ये उनसे जो है एमनिशन मतलब हथियार गोला बारूद खींचने में बहुत आसानी से ये चीज़ उनसे जो है ले लेते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लेवल पे क्या क्या कंस्टेंट हैं, क्यों कभी कभी दिक्कतें आती हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि लिविंग एंड फाइटिंग इन अनफेमिलियर टेरेन, वही जो अभी बात हमने ऊपर की कि टेरेन जो है से वाकिफ़ नहीं होते हैं। इनको ये नहीं पता होता है कि कब और क्या कैसे अगला एक्शन कब क्या होगा, वो लोग कब एक्शन लेंगे, ये अपना कब एक्शन लेंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें। जो लोकल लोग हैं और जो नक्सल लोग हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना, पहचानना कि कौन नक्सल है कौन नक्सलाइट है, क्योंकि चूँकि ये दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो कुछ पता नहीं चल पाता। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो आईडी जो है उसको अक्सर ये लोग फंस जाते हैं उसमें, एक्सप्लोसिव डिवाइस में, तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो इस प्रकार से जो है ये सारी चीज़ें। फिर आप यहाँ पे वे फॉरवर्ड देखेंगे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि केवल लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरीके से डायरेक्टली अंडर डेवलपमेंट का एक प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं अंडर डेवलपमेंट से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आर्टिफिशियली डिप्रेस्ड वेजेस, मतलब उनको पैसा उस काम के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, रिसोर्स कम है, अंडर डेवलप एग्रीकल्चर है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब एक तरीके से मुख्य मेन स्ट्रीम से सोसाइटी से कहीं ना कहीं वो लोग कटे हुए हैं। लैंड रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न हो रहा है। आखिर में यही सब कारण है, इसलिए यहाँ पे नक्सलिज्म फ्लरिश हुआ, फला फूला। क्यों नहीं ये सारे नक्सलिज्म जो है डेवलप एरिया में क्यों नहीं हो गया, क्यों नहीं दिल्ली में हो गया, क्यों नहीं आपके जो है प्रयागराज में हो गया, क्यों नहीं चेन्नई में हो गया। तो कहीं ना कहीं जो एरिया जो है अंडर डेवलप्ड है वहीं पे ये सारी चीज़ें हुआ। तो इसको टैकल करने के लिए सबसे पहले ये है कि डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और डेवलपमेंट पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे आप डेवलपमेंट स्ट्रेटजी देखेंगे तो एक्सेलरेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड होलिस्टिक मैनर, तेज़ी से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। अच्छी इंफ्रा की आवश्यकता है, रोड कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है, कम्युनिकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है उनको आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वहाँ के युवाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आवश्यकता है, वो भी राजनीति में है, उनको भी ये अवसर मिले कि हाँ वो लोग भी आगे अपना योगदान दे सकें।
वो लोग भी शामिल हों पॉलिसी मेकिंग में। जो भी योजनाएं वहाँ पे लागू हो रही हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, संवैधानिक दायरे में वो सारी चीज़ों को सुरक्षा प्रोवाइड करना। डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी ज़रूरी है, अभी हमने यहाँ बात की। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, ताकि वहाँ पे एक अच्छे से डेवलपमेंट हो सके ये चीज़। सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के रूप में यदि हम देखेंगे तो प्रोफेशनल डोमिनेंस ज़रूरी है, प्रोफेशनलिज्म की अभी वहाँ पे आवश्यकता है, धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म बढ़ रही है। सेंटर स्टेट कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है पुलिस फोर्सेस की, क्योंकि बदलती हुई तस्वीर के साथ इनको भी इनकी भी ट्रेनिंग बदलती रहनी चाहिए। विलेज डिफेंस कमिटीज़ भी चाहिए, ताकि विलेज को आप एम्पावर कीजिए। कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो विलेज वाले, गाँव वाले लोग जो है आपको सूचना प्रोवाइड करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की नंबर को आप बढ़ाइए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बढ़ाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से ज़्यादा प्रिसाइज लोकेशन प्राप्त होगी। टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन ज़्यादा ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी कुछ ज़रूरी है। ट्रस्ट कीजिए, आप जो भी ट्रस्ट डेफिसिट अभी हमारे बीच में उनके कमी हुई है, इस चीज़ को आप डेवलप कीजिए। मीडिया और पब्लिक परसेप्शन को मैनेज कीजिए मुख्य रूप से। इफेक्टिव और परसिस्टेंट साइकोलॉजिकल ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी उनको ये महसूस हुआ कि अब हम डेवलपमेंट से बाहर हो रहे हैं, तुरंत जो है जो नक्सली लोग हैं इनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाएगा। फिर इंगेज कीजिए पब्लिक एट लार्ज से, जो भी वहाँ की सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, ये सारी चीज़ों को उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, गवर्नमेंट मशीनरी को लीजिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। जो कि जो अदर मेजर है उसमें उनकी फंडिंग को चुप कीजिए नक्सल लोगों की, ठीक। एक आप ऐसा डेवलपमेंट का काम कीजिए, ऐसा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कीजिए, ऐसा लोगों से मिलिए जुलिए कि आप जो है वहाँ के लोगों को, दिल और दिमाग को जीतिए, तभी वो लोग आपके साथ आएंगे और वो लोग आपके भी साथ काम करेंगे। टाइम बाउंड कन्विक्शन होना चाहिए, जो लोग भी उसमें पकड़े जाएं, जो भी आपराधिक गतिविधियों में पकड़े जाएं। इफेक्टिव सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। फिर ये फ्यू सक्सेस स्टोरीज जो है, जैसे कि स्टोरी ऑफ संदेश जो है बिहार में जो हुआ था, फिर जो है ये जहानाबाद बिहार में भी, आंध्र प्रदेश में ग्रेहाउंड मॉडल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सफलता की स्टोरी है। तो आप जो है हमने प्रयास किया जो भी चीज़ें थी एक होलिस्टिक मैनर में सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड करने की। आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि अच्छा लगेगा, आपकी अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम लोग जो है इस पर आगे और कंटिन्यू करेंगे, इस चीज़ को जो है और आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।